नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। जैसे कि आपकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी सर, बोर्ड प्रैक्टिकल रिलेटेड कोई आप वीडियो बनाओ जिसमें आप हमको बताइए बोर्ड प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स हमको सबमिट करने होते हैं, क्या वाइवा लेना होता है, क्या सारे जितने भी क्वेरीज आई थी मेरे पास। तो मैंने हमारे लव सर से आज हमारे पास सर टाइम निकाल कर आए हैं। थैंक यू लव सर फॉर ज्वाइनिंग अस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच सक्षम सर, आपने इतना प्रीशियस टाइम दिया और डिस्कशन करते हैं आज हम। जी, तो लव सर 8 साल से स्कूल टीचिंग कर रहे हैं और पिछले 5 साल से बोर्ड प्रैक्टिकल्स लेते आ रहे हैं। सर तीनों सब्जेक्ट के बोर्ड प्रैक्टिकल लेते आ रहे हैं, अकाउंट्स का भी, बिजनेस का भी, इको का भी। तो सर आपको तीनों बोर्ड प्रैक्टिकल्स के टीचर के बैकएंड से टीचर को क्या पूछना होता है, या जो सीबीएसई की तरफ से जो भी गाइडलाइंस टीचर्स को दी जाती हैं कि आपको स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैसे लेना है, वो सारी जानकारी लव सर हमको आज देने वाले हैं। बिकॉज आई एम नॉट द एक्सपर्ट पर्सन ऑन दिस, तो मैंने लव सर से रिक्वेस्ट करी, लव सर आप प्लीज टाइम निकाल कर आके बच्चों को गाइड कीजिए कि बच्चे कैसे 20 on 20 या सारे प्रैक्टिकल्स में पूरे मार्क्स स्कोर कर पाए। आज सर से हम सारी डिटेल्स पूछने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन जो मेरे पास पूरी लिस्ट है, मेरे पास कम से कम 15-20 सवालों की लिस्ट है जो सारे सब्जेक्ट को कवर करती हैं। कुछ मैं अपनी तरफ से भी क्वेश्चन पूछूंगा। तो आज हम सर को पूरा एकदम सर की जितनी भी नॉलेज है वो निकालेंगे, और सर बैक एंड पे जितना भी डिटेल में सर की जानकारी है वो आज सर हमारे संग शेयर करने वाले हैं। तो लव अग्रवाल सर, वेरी वेलकम। सर मैंने आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, आप 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए जो भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे पाए बच्चों को जानने के लिए कि आप कौन हैं, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, कितना आपको साल का एक्सपीरियंस है, और आप मतलब इन शॉर्ट अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज। हेलो स्टूडेंट्स, मैं लव अग्रवाल। मेरा आई एम जस्ट अकाउंट्स पीजीटी, मेरा अकाउंट्स मेरा सब्जेक्ट है। बट एज अ स्कूल टीचिंग हम लोग अकाउंट्स, बीएस और इको तीनों ही सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि वहाँ स्कूल बेसिस पर शफलिंग होता है। मेन सब्जेक्ट मेरा अकाउंट्स ही है और लास्ट अराउंड 8 ईयर से मैं स्कूल टीचिंग कर रहा हूँ। और आप लोग की हेल्प के लिए और सक्षम सर की वजह से हम लोग यहाँ पर वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, और आपकी बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आज हम डिस्कस करेंगे ठीक है सर, थैंक यू। बोर्ड प्रैक्टिकल्स को लेकर के। सर अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, तो मैं आपसे आज बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, और आपको सारी बातें एकदम विदाउट एनी, कहते हैं ना कि विदाउट एनी प्रेजुडिस, कि आपको कोई भी भेदभाव नहीं करना है, विदाउट एनी इंटरफेरेंस आपको सारी बातें दिल खोल के बतानी है बच्चों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो बच्चों के मन में आता है, सर टीचर जब क्वेश्चन पूछता है तो आंसर हिंदी में दे या इंग्लिश में दे, इसमें आप क्या कहोगे? आंसर हिंदी में दे या इंग्लिश में दे, इट डिपेंड्स अपॉन टू टीचर। क्योंकि टीचर जब आपसे पूछ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन टीचर का होगा, आंसर आपका है। अगर टीचर का एसेंट 100% इंग्लिश है तो आपको भी ट्राई इंग्लिश में करना चाहिए, और टीचर का एसेंट हिंदी में है तो आपको भी अपना आंसर हिंदी में देना चाहिए एज अ रिस्पेक्ट। अगर टीचर का क्वेश्चन इंग्लिश में है, हिंदी और इंग्लिश के मिक्सचर में है, तो आप भी अपने क्वेश्चन का आंसर उसमें रिप्लाई दे सकते हैं। उसमें भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, है सूट फॉर यू। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इंग्लिश में पूछता है, अगर आपने हिंदी में दे दिया तो आपको नंबर कटेंगे। बस ऐसा ना हो कि इंग्लिश का आंसर आप इंग्लिश के प्रैक्टिकल में आप हिंदी में आंसर दे दें, बस ऐसा मत करना। क्योंकि हमारे अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर, या अकाउंट बीएस इकोनॉमिक्स में, आप इंग्लिश में दें या हिंदी में दें, आपका आंसर सही होना चाहिए। इट मच वैल्यू। और बाकी जैसे सर ने बताया, अगर टीचर थोरली इंग्लिश में आपसे बात कर रहा है तो इट प्रेफरेबल है कि आप इंग्लिश में उनसे आंसर दीजिए रादर देन इंग्लिश। लेकिन अगर आपको आवाज सर नहीं आता है तो जो आपको लैंग्वेज आती है आप उसमें एक्सप्लेन करिए। अब आपको बस टीचर का मेन मीनिंग हो, मेन पर्पस होता है आपकी नॉलेज टेस्ट करना, ना कि आपकी लैंग्वेज। सर दूसरा, सर आपकी ऑडियो म्यूट हो गई है। यस। हाँ सर, दूसरा सवाल, जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं अकाउंट्स में, बीएस में और इको में, क्या सर आप उसी से सवाल पूछते हैं या बाहर से भी पूछ सकते हैं? या फिर अगर मैं क्वेश्चन रिफ्रेम करूं, जो इंडिया भर के टीचर्स हैं वो सिर्फ बोर्ड प्रैक्टिकल से ही वाइवा लेते हैं, या वो बाकी सब्जेक्ट से या उस सब्जेक्ट की नॉलेज का भी टेस्ट करते हैं? तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने अकाउंट्स के प्रोजेक्ट की बात करें, अकाउंट का जनरली जो प्रोजेक्ट होता है, इस बार तो प्रोजेक्ट एक हटा दिया गया था, इस बार सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम रह गया, और एक छोटा सा हम एक प्रोजेक्ट और बनाते थे। जनरली क्या होता था, टीचर्स ना पहले तो प्रोजेक्ट थोड़ा सा पूछ लेते हैं जनरल एंट्रीज में, उसका एक बेसिक लॉजिक चेक करते हैं कि उस बच्चे ने प्रोजेक्ट खुद से बनाया भी है या पूरा का पूरा चिटिंग करके लिख दिया है। अब उससे तो एक बेसिक नॉलेज चेक होती है। अगर हम अकाउंट्स की बात करते हैं,
उसके बाद टीचर जनरली स्टार्ट करता है क्वेश्चन बेसिक नॉलेज के ऊपर। मतलब वो स्टार्टिंग जब उसकी क्वेश्चन की होती है थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है। अब वो बच्चे को उसका लेवल लगता है कि हाँ बच्चा उस लेवल का है, तो फिर वो और टिपिकल क्वेश्चंस पूछता है। अगर उस बच्चे को पता चलता है कि टीचर को पता चलता है उस बच्चे को उस लेवल नहीं है, तो फिर वो अपनी क्वेश्चनिंग जो लेवल होता है वो थोड़ा इजी करता है, चला जाता है। ये हर बार हर सिचुएशन में हर बैच के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अब प्रैक्टिकल लेने का भी तरीका क्या होता है कि इट डिपेंड्स टीचर के पास कितना टाइम है और कितनी जल्दी वहां पर वो टीचर स्कूल के अंदर पहुंचा हुआ है। ऐसा कोई शेड्यूलिंग नहीं है, ऐसा कुछ बोर्ड ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको बिल्कुल 1-to-1 ही लेना है प्रैक्टिकल, या 2 और 1 का ले सकते हो, 3 और 1 का ले सकते हो। ये टीचर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो कुछ टीचर्स क्या होते हैं वो 5 बच्चों को इकट्ठा बुलाते हैं और फिर उनका प्रैक्टिकल लेते हैं। कुछ टीचर क्या होते हैं 1-to-1 लेते हैं। जब आप 1-to-1 ले रहे होते हो तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि आप चीजें ज्यादा पूछ पाते हैं, क्योंकि 1-to-1 में आप बच्चे के लेवल के साथ साथ प्रोजेक्ट के अलावा भी आप स्टडी मटेरियल से पूछ सकते हो। और एज पर बोर्ड भी कहता है कि प्रोजेक्ट के साथ साथ वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें पूछा जा सकता है। अब कभी कभी क्या होता है इनफॉर्मल भी चीजें हो जाती हैं। बच्चा कहता है कि सर मुझे अकाउंट्स में तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो सिर्फ बीएस और इको पढ़ता हूँ, मेरा तो सिर्फ बीएस और इको ही अच्छा सब्जेक्ट है। अब ऐसा भी नहीं होता है जो अकाउंट्स वाला टीचर है कि उसको बीएस इको आती ही नहीं है, वो सम टाइम वो बीएस इको पे भी चला जाता है। बट वो अपने आप से कभी नहीं जाता। जब बच्चा कहता है कि नहीं सर मुझे अकाउंट्स में ज्यादा कुछ नहीं आता, मैं नहीं पढ़ पाया था या मेरा कोई एक्सक्यूज था, तो वो बीएस इको पे भी जा सकता है। बट ऐसा नहीं करेगा कि वो अकाउंट्स के प्रैक्टिकल में आपसे साइंस पूछने बैठ जाएगा या एसएसटी पूछेगा, या अकाउंट में कुछ भी कहीं से पूछ सकता है, या फिर आपने कुछ भी नहीं बताया तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि वाइवा के जो नंबर होते हैं सिर्फ 4 होते हैं, और टीचर का एक्सपेक्टेशन हमेशा ये होती है कि आप कुछ तो उसे बताओ। टीचर आपको ये देखने नहीं बैठा है कि आप कुछ बता नहीं पाओ। टीचर का पॉइंट ये होता है वो अलग अलग टाइप के अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछ करके ये जज करना चाहता है कि कुछ तो आता है, सब्जेक्ट की कुछ नॉलेज है। वाइवा लेने के पीछे सिर्फ उसका पर्पस ये कि ये चेक करना कि आपने वाइवा पेपर से सिर्फ 1 से 2 महीने पहले होता है कि आपको एक चेक इन पॉइंट आपको कितना आता है, नहीं आता है तो आप प्रिपेयर हो जाओ कि अब हमें पढ़ना पड़ेगा, और आपका भी एक मेंटल लेवल सेट हो जाए कि हमारा वाइवा ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है तो हमें पढ़ना ही है, टाइम आ गया हमारा पढ़ने। सर एक सवाल जो बहुत ही ज्यादा कहते ना कि एक कंट्रोवर्सी वाला सवाल है कि आपने पूरे साल टीचर्स के संग थोड़ी सी मौज मस्ती करी है। मौज मस्ती इन द सेंस कि मजाक मस्ती, थोड़ी बहुत बदतमीजी, बात ना मानना, सारी चीजें, क्या उसका इफेक्ट बोर्ड्स प्रैक्टिकल पे पड़ता है, मार्क्स पे पड़ता है, या फिर जो बोर्ड प्रैक्टिकल्स के क्राइटेरिया हैं कि आपको अकाउंट्स में 12 नंबर का टेस्ट है, 4 नंबर का प्रोजेक्ट है, 4 नंबर का वाइवा है, और इंग्लिश सॉरी बिजनेस स्टडीज में और इको में 12 नंबर का प्रोजेक्ट है और 8 नंबर का वाइवा है, तो क्या सर आपकी टीचर की अनबन इन मार्क्स पे अफेक्ट कर सकती है, या जो मार्किंग है स्ट्रिक्टली इन मार्किंग्स के अकॉर्डिंग ही करी जाती है? मेरा मानना है कि टीचर की अनबन से, या फिर हम स्टार्टिंग कर लेते हैं, कॉमर्स का मतलब शैतान बच्चा। जनरली कॉमर्स वाले बच्चे शैतान होते हैं, ऐसी सिचुएशन अराइज होती है क्योंकि ऐसा इसलिए हो जाता है कि थोड़ा बर्डन कम होता है या फिर कम बर्डन वाले बच्चे वहां पर आ जाते हैं। हालांकि अब ऐसा ट्रेंड नहीं रहा है, पहले ऐसा होता था, आजकल ट्रेंड आ चुका है कि अच्छे बच्चे और टॉपर जो 10th के टॉपर्स होते हैं वो भी कॉमर्स को अडॉप्ट करने लग गए। तो अब आते हैं, बट ऐसा नहीं कि बच्चों की एक एज होती है, टीनेज वाली एज होती है तो बच्चे शैतानी नहीं करते, 11th-12th के बच्चे शैतानी करते हैं। तो टीचर का कभी ऐसा 100% रोल नहीं होता है कि बच्चे ने अगर खराब परफॉर्मेंस दी है तो इंटरनल एग्जामिनर के सामने उसके हमेशा खराब परफॉर्मेंस रही है। परफॉर्मेंस इन द सेंस हम ले सकते हैं उसने शैतानी की हो या परेशान किया हो या समहाउ कुछ भी उसने किस तरीके से किया हो जिसकी वजह से वो उसके प्रैक्टिकल में नंबर कम करना चाहे। अगर उसकी प्रैक्टिकल में परफॉर्मेंस अच्छी है और बहुत अच्छी रही है, और ओवरऑल उसके साल भर में परफॉर्मेंस जो थी, एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करें, वो भी अच्छी रही है, तो 100% उसको नंबर अच्छे मिले। हाँ फर्क पड़ता है, बच्चे की शैतानी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस से बहुत फर्क पड़ता है। मेरा मानना है कि बच्चे ने परेशान किया है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट अगर बच्चे की पूरे साल एकेडमिक परफॉर्मेंसेस खराब रही है और उसने प्रोजेक्ट में थोड़ा अच्छा भी किया है तो भी उसके नंबर थोड़े से सफर कर सकते हैं। बट अगर बच्चे की परफॉर्मेंस जनरली क्या होता है, अगर बहुत अच्छी रही है पूरे साल और प्रोजेक्ट के टाइम पे उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी खराब रही है, तो भी जनरली क्या होता है उसकी पुराने बेसिस पे अच्छे नंबर अक्सर मिल जाते हैं। ये एग्जैक्ट सिचुएशन स्कूल में अराइज होती है, क्योंकि उस समय टीचर के हाथ में क्या होता है, टीचर जो इंटरनल एग्जामिनर होता है उसको पहले ही उसके दिमाग में होता है कि ये तो अच्छा बच्चा है और इसने तो सब कुछ अच्छे से किया हो,
तो ये प्री डिस्क्रिमिनेशन एक इमेज अपने आप तैयार हो जाती है। सर अगला सवाल आता है, आंसर पता है लेकिन बताते बताते कुछ नर्वसनेस हो जाती है, या हम आंसर हेजिटेशन। सेव नहीं कर पा रहे होते हैं कि हम कैसे एक्सप्रेस करें उस आंसर को, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? आप तीनों सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बताइए, अकाउंट्स में भी, इको में भी और बिजनेस के हिसाब से, तीनों के हिसाब से बताइएगा कि आंसर आता है बट फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं, नर्वसनेस ज्यादा हुई है, तो सिचुएशन को टीचर के एंगल से आप कैसे देखते हैं और बच्चे को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? मैं इसको बिल्कुल अभी बच्चों के एंगल से बताता हूँ। अगर सपोज एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई आपसे एक जनरल एंट्री पूछ लिया, सपोज बहुत सिंपल सी कोई जनरल एंट्री क्लास कर ली, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे चार्ज करते हैं यही पूछ लिया, ठीक है। अब आपको याद ही नहीं आ रहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ चार्ज करते थे, कैसे चार्ज करते थे, तो सबसे बेटर है, आपको लग रहा है कि आप सबसे पहले ये एग्जांपल दे दो कि सर मैं आपको एकदम से बता नहीं पाऊंगी, थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, हेजिटेट हो रही हूँ आपको बताने में, आप मुझे 2 मिनट दे दो, मैं आपको लिख के दे देती हूँ एंट्री, और शायद आपको 2 मिनट का अगर टाइम मिलेगा और आपको आंसर आता होगा तो उस 2 मिनट में आप आंसर लिख दोगे और आप अपनी एंट्री को पास आउट कर दो, आपको तुरंत लगता है। और टीचर कभी आपसे मना नहीं करेगा कि आपको हम कॉपी पेन नहीं देंगे, वो आपको कॉपी पेन देने को अलाउ कर देगा। सिमिलरली लाइक दैट वे ऑफ बिजनेस स्टडीज पे आ जाते हैं, उसने एकदम से पूछ लिया कि आप टाइप्स ऑफ प्लान बताओ, टाइप्स ऑफ प्लान आपको एक आध ही को याद आ रहा था, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, हो गया, बाकी आपको याद ही नहीं आ रहा। कोर्स से डिलीट हो गया बिल्कुल ये वाला टॉपिक कोर्स से डिलीट हो गया इस बार। एग्जैक्टली तो उस टाइम पे आप अपनी कॉपी पेन को लेकर के, मतलब इसको शॉर्ट करें, इस बात को ब्रीफ करें, तो आप अपने हेजिटेशन को एकदम एग्जामिनर से कह सकते हो कि सर मैं कॉपी पेन पर लिख सकती हूँ, मुझे डिक्टेशन करने में थोड़ा दिक्कत होता है, मैं घबरा जाती हूँ या हेजिटेट हो जाती है, तो आप उसको सिचुएशन को ऐसे हैंडल कर सकते हैं। अच्छा सर, अब एक सवाल कि इको में और अकाउंट्स में क्या एग्जामिनर अपने सामने कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता है? एग्जैक्टली बिल्कुल करा सकते। मतलब ये कि आपका अकाउंट्स में प्रैक्टिकल टेस्ट तो होगा 1 घंटे का, लेकिन टीचर के मन में आता है कि आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने, चेक करने के लिए कि हाउ मतलब क्वालिफाई, हाउ नॉलेजेबल यू आर। डिपेंड करता है, एक्चुअली एग्जामिनर को लगता है कि आप ओवर स्मार्ट बन रहे हो, सम टाइम क्या होता है ओवर स्मार्ट बन रहे हो, या एग्जामिनर के पास राइट्स है, एग्जामिनर अगर चाहे, एग्जामिनर को लग रहा है कि आप ओवर स्मार्ट हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, और कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर को जब मिलता है ना बहुत अच्छा बच्चा मिलता है कि एक्स्ट्रा ब्रिलियंट बच्चा, तो उसे और मजा आता है पूछने में, जिससे अब और चीजें पूछी जाए, तो फिर उसको वो और उसकी ब्रिलियंसी को चेक करने के लिए और टिपिकल टू टिपिकल क्वेश्चन को जाता जाता है। मतलब अगर हम इसकी बात करें, अगर टिपिकलनेस की पॉइंट की बात करें, हम कहते हैं 10 नंबर है सबसे हाईएस्ट टिपिकल के, 5 नंबर एवरेज के और 1 नंबर बिल्कुल बिलो एवरेज टाइप के क्वेश्चंस के। तो जो वाइवा स्टार्ट होता है वो जनरली 5 से स्टार्ट होता है, एक एवरेज क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। अगर बच्चा 5 को रिप्लाई दे देता है तो एग्जामिनर 5 से 10 की तरफ जाता है, मतलब डिफिकल्ट लेवल की तरफ जाता है, और जब बच्चे को लगता है कि बच्चा 5 लेवल का भी नहीं है तो वो नीचे की तरफ आता है। तो पॉइंट ये है कि एग्जामिनर नहीं चाहता है बच्चा कुछ ना कुछ रिवर्ट करे, कुछ ना कुछ बोले कि उसका कितना स्किल्स है, कितना आता है, कितना नहीं आता है। अब उसी के अकॉर्डिंग हम मार्क्स कर लेते हैं। अगर अकाउंट्स की बात करें 4 नंबर का वाइवा है, मतलब उसका अगर एवरेज लेवल आ रहा है 1 to 2 क्वेश्चन का, तो वो वाइवा में 1 या 2 मार्क्स देगा। अगर बच्चे का एवरेज 5 तक है तो वो 2 या 3 दे देगा, या अगर बच्चे का लेवल 8 और 9 तक है, 7 8 9 10 तक है, तो उसको वो कहीं ना कहीं 4 मार्क्स देगा। ये एक पेपर पैटर्न हो जाता है इसमें कहीं ना। अगला सवाल थोड़ा कॉमेडी वाला सवाल है। जैसे मान के चलो कि 2-3 बच्चे ग्रुप्स में आप वाइवा ले रहे हो, और होता है ना कि कभी कभार चांस होता है 2-3 दोस्त एक साथ आ जाते हैं वाइवा देने के लिए, आप किसी से एक सवाल कर रहे हो, किसी की हंसी छूट जाती है, तो उस सिचुएशन को आप टीचर की नजर से कैसे देखते हो और बच्चे की नजर से उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? क्योंकि एक्चुअल में होता है ना कि फिर एक इंप्रेशन गलत पड़ जाता है टीचर की नजर में, तो वो सिचुएशन को आप किस नजरिए से देखते हो, या एक जनरली उस टीचर नजरिए को कैसे देखता है? आप बताओ वो क्या वो क्या सिचुएशन है? तो एक्चुअली ये तो ना एक टीचर बिहेवियरल की बात है। अगर मैं उसको बहुत, क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट बहुत सारे टीचर्स के साथ हैं और बहुत सारे वाइवा, एक्चुअली क्या होता है एज अ टीचर में बात करूं तो हम लोग इंटरनल एग्जामिनर भी होते हैं और एक्सटर्नल एग्जामिनर भी होते हैं। तो जब इंटरनल होते हैं तो हमारे को भी 3 टीचर्स को फेस करना होता है, अकाउंट, बीएस, इकोनॉमिक्स का तीनों अगर एक्सटर्नल आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं, और जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमें वहां इंटरनल मिल रहा होता है। इसलिए हमें बहुत सारे टीचर्स के साथ हमें नया नया
मिलना होता है और नया नया बेसिकली उनके साथ एक्सपीरियंस होता है। हम्म, तो अगर मैं इसको एज अ बच्चों के एंगल से बताऊं, तो होता क्या है एग्जैक्टली, जब कोई सीनियर टीचर होता है हम्म, तो वो इस चीज को बहुत गलत तरीके से हैंडल करता है, हम्म, क्योंकि वो इसको बहुत रूडली बिहेव करता है, उसे लगता है कि बच्चे मेरा मजाक उड़ा। हम्म, और एक हम लोग की एज का अगर कोई टीचर होता है अराउंड 30-32 के आसपास तक, या 28 तक के आसपास का टीचर होता है, तो वो उसको कैरी ऑन कर लेता है, उसे लगता है कि बच्चे भी छोटे हैं, हम्म। मजाक कर रहे हैं, फिर उनको वो अपने अलग हैंडल से एक अलग तरीके से उनको परेशान करने की कोशिश करता है और उस चीज को हैंडल आउट कर लेता है। तो ये एग्जैक्ट सिचुएशन अराइज होती है बेसिकली। हाँ, तो सर का कहने का मतलब है, अगर कोई सीनियर टीचर है तो अपनी हंसी पे कंट्रोल करिए, और अगर कोई यूथ टीचर है जो अंडर 40 एज का है, तो वो सिचुएशन मैनेज इजीली हो जाती है। अच्छा सर, एक सवाल जो अब आया है वो काफी अच्छा है। टीचर के संग आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज कितना मैटर करती है वाइवा लेते समय? बहुत कुछ मैटर करती है, क्योंकि मैं अपना खुद को एक्सपीरियंस को देखते हुए बताता हूँ। समटाइम क्या होता है, बच्चा 100% गलत होता है, हम्म, बट वो बिहेव बहुत ही अच्छा कर रहा होता है, मतलब ऐसा कि उसको सब कुछ आता है। हम्म, और कभी कभी तो बच्चे ऐसा भी करते हैं कि अकाउंट्स के प्रैक्टिकल में, अकाउंट्स के क्वेश्चन में वो बिजनेस स्टडीज बता रहे होते हैं, और इतने परफेक्टली बता रहे होते हैं कि टीचर ने अगर थोड़ा सा भी ध्यान से नहीं सुना है तो उसको लगेगा कि सच में वो अकाउंट्स ही बताया उस बच्चे ने, इतना हाई कॉन्फिडेंस के साथ। हम्म, तो अब वो टीचर बहुत अटेंटिव है, तो वो समझ जाता है हम्म, कि बच्चा गारंटेड सी बात है वो गलत ही कर रहा है। और बच्चा अगर टीचर थोड़ा सी भी अनअटेंटिव है, क्योंकि समटाइम्स वो सिचुएशन क्या है कि मैंने बताया ना 4-5 बच्चे होते हैं, तो चीजें 4-5 बच्चे हैं, एक आप भी और आपके बगल में एक क्या कहते हैं, एक बच्चे जिसका प्रैक्टिकल ले रहे हो, वाइवा ले रहे हो, एक आपके बगल में इंटरनल एग्जामिनर भी बैठा हुआ है। तो जब 5 से 6 लोग हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर एक डिस्ट्रक्शन अराइज हो रहा होता है। तो अगर आपका एटीट्यूड लेवल बहुत हाई है तो हो सकता है आप बच के निकल सकते हो। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, मैं इसको बजर राउंड की तरह भी कह सकता हूँ, अगर आप 5-6 जनों का प्रैक्टिकल वहां पर हो रहा है और आपको आंसर आता भी नहीं था, थोड़ा बहुत आता था, आपने बट एटीट्यूड लेवल से कह दिया सर मैं आए, तो आपने एकदम से जैसे ही बोला, आपने पहला आंसर सही दिया था, दूसरे टाइम भी आपने बोल दिया मैं आए, तो उसमें आप हो सकता है एग्जामिनर को लगेगा आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपसे कह देगा नहीं नहीं आपने दूसरा बताया। तो आप कह सकते हैं कि एक फिजिकल लेवल पे आप कहीं ना कहीं बच सकते हो, बॉडी लैंग्वेज आपको बचा सकते आप एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो कि दैट यू नो सो मच। हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली उस लेवल पे आप कहीं ना कहीं बच सकते अच्छा सर, अब एक सवाल इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं आते, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें कि आपके वाइवा में मार्क्स ज्यादा डिडक्ट ना हो? हैं। क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको कुछ भी नहीं आते तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर हम्म, तो आपको एक बार बोलना ही पड़ेगा इन द एंड कि सर मुझे कुछ नहीं आता, कोई अच्छा सा एक्सक्यूज तैयार करके बैठना पड़ेगा। हम्म, अब उस केस में डिपेंड क्या करता है, समटाइम आप कह तो दोगे हम्म, और एक्सटर्नल एग्जामिनर आपको छोड़ भी देगा, बट आपके इंटरनल एग्जामिनर से लिंक्स खराब है तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा, हम्म, क्योंकि इंटरनल एग्जामिनर को भी राइट होता है, वो आपसे कुछ पूछ सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो वहां बैठा होता है तो वो कुछ पूछ ही नहीं सकता, हम्म, वो भी कुछ ना कुछ पूछ सकता है। और होता क्या है कि उसकी भी एक इमेज होती है। हम्म, एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने अगर आप कुछ नहीं बता रहे हो, तो अगर आपने कह दिया कि सर मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो एक्सटर्नल एग्जामिनर कहता है ना आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं क्या इस बच्चे को, हम्म, तो वो अपने आप को सेव करने के लिए या तो आपसे वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करेगा या फिर आपको डांटना स्टार्ट करेगा। तो आपको दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर रहना है, तो आपको कुछ तो याद होना चाहिए। हम्म, इसका एग्जाम्पल और ट्रिक क्या है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता उस सब्जेक्ट के बारे में, तो बेटर है एटलीस्ट आप उस पूरी बुक का, जैसे अकाउंट्स की बात करें तो कोई उस पूरी बुक का कोई भी एक चैप्टर, उसको थोड़ा सा आप इजिली थोड़ा याद कर लो, जिससे कि आप कह सको कि सर मुझे इस बुक में अभी सिर्फ एक ही चैप्टर आता है, आप इसके बारे में कुछ पूछ लो जहां से आप थोड़ा सा सेफर साइड आ जाओ। ओके। मतलब आपको सेफर साइड तो कुछ ना कुछ तो लेके चलना पड़ेगा, अगर सेफर साइड नहीं हो तो एक्सटर्नल एग्जामिनर भी आपको परेशान कर सकता है और इंटरनल एग्जामिनर तो करेगा ही करेगा, वो भी बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, एक्सटर्नल से ज्यादा करेगा। मतलब सर का कहना इन शॉर्ट ये है कि बिल्कुल पढ़े तो मत जाना कि आपको ऐसा लगता है कि मार्क्स मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू लर्न समथिंग, यू हैव टू स्पीक समथिंग। सर अगला प्रोजेक्ट, क्या जो बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं, चाहे अकाउंट्स में हो, चाहे इको में हो, चाहे बिजनेस स्टडीज में हो, तो क्या टीचर बाल की खाल निकाल सकता है? कहने का मतलब प्रोजेक्ट में डिटेल में पूछ सकता है कि आपने प्रोजेक्ट पर्टिकुलर क्यों चूज किया, या इस प्रोजेक्ट के अंदर ये डिटेल है तो इसका क्या मतलब है। अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूं, तो मार्केटिंग चैप्टर पर किसी ने प्रोजेक्ट बनाया हो तो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन से रिलेटेड कुछ कुरे दे सकता है टीचर? बिल्कुल पूछ सकता है। मतलब अगर बिजनेस स्टडीज का वाइवा जब स्टार्ट करते हैं
अकाउंट्स के वाइवा को अलग ले जाते हैं, बट बिजनेस स्टडीज के अगर वाइवा की बात करें तो बिजनेस स्टडीज के स्टार्टिंग क्वेश्चन और ज्यादातर क्वेश्चन जो हम टिपिकल क्वेश्चंस की बात कर रहे थे 5 नंबर क्वेश्चंस की, वो स्टार्ट उसके प्रोजेक्ट से ही होता ओके। है, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट में उसके लिए बहुत सारा कंटेंट होता है उसके पास पूछने के लिए, हम्म। और वो बाल की खाल बिल्कुल निकाल सकता है। इट डिपेंड्स करेगा आपने जो प्रोजेक्ट निकाला है उस प्रोजेक्ट के बारे में उस टीचर को कितना नॉलेज है। ये मैटर करता है। आप रिलायंस का आपने प्रोजेक्ट बनाया और उस टीचर को पहले से कोई एक्सपीरियंस था रिलायंस को लेकर के, तो वो आपसे बहुत कुछ पूछ सकता है रिलायंस के बारे में। मतलब ऐसा नहीं करेगा कि वो आपका पूरा प्रोजेक्ट रीड करने बैठ जाए और फिर वहां से पूछेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। डिपेंड करेगा उसको उसके बारे में कितना पता है। आपने हेनरी फोर्ड के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और हेनरी फोर्ड के बारे में उसने अपने अपने स्कूल टाइम में भी शायद बनाया होगा, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है उसका, तो फिर वो आपसे सही वाकई में बहुत कुछ पूछ सकता है। तो इन शॉर्ट आपको प्रोजेक्ट को एक बार रीड करके जरूर जानना चाहिए, जिससे अगर टीचर कुछ पूछे तो यू आर एबल टू स्पीक समथिंग। अच्छा, एक प्रोजेक्ट आया सर कि मेरे प्रोजेक्ट अच्छे नहीं बने हैं तो कितने मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं? देखो ये वाइसी वर्सा है, उसका कोई भी स्केलिंग नहीं है कि बच्चे की फाइल कवर अच्छा है या नहीं अच्छा है, इंडेक्स अच्छा है या नहीं अच्छा है। बोर्ड ने ऐसा कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। मतलब स्टेप मार्किंग जिसे हम कहते हैं, अगर क्वेश्चंस की बात करें तो बोर्ड ने तो सीधे कहा है कि आपका प्रोजेक्ट 12 मार्क्स का है बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के लिए। तो वहाँ इट डिपेंड्स अपॉन टू स्कूल। मतलब ये आपको, अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो अगर बिजनेस स्टडीज की बात कर रहे हैं तो उस 12 में से आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, तो वो डिपेंड करेगा आपको खुद का एकेडमिक परफॉर्मेंस और आपका वाइवा। अगर आपका वाइवा अच्छा हुआ है, प्रोजेक्ट थोड़ा सा खराब भी है, मतलब 80% लेवल का आपने प्रोजेक्ट बनाया है, 20% खराब बनाया है, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब आपके वाइवा से आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स मिल सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, वाइवा थोड़ा खराब हुआ है, तो ओवरऑल थोड़े मार्क्स आप पे डिडक्ट हो सकते हैं। मतलब आपकी प्रेजेंट सिनेरियो पे भी बहुत चीजें डिपेंड करेंगी। मतलब अगर सर की बात से अगर हम कंक्लूजन निकालना चाहे तो सर ने ये बोला है, अगर आपका प्रोजेक्ट 19-20 है या 18 भी है, अगर आपकी टीचर के सामने इंप्रेशन अच्छा है, आपने पूरे साल भर पढ़ाई करी है, आपका वाइवा भी अच्छा गया है, तो प्रोजेक्ट के मार्क्स आपको फुल मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका प्रोजेक्ट कैसा बनाएगा। प्रोजेक्ट आपको बिल्कुल ही रद्दड़ है तो आपको ऑब्वियसली बात है मार्क्स डिडक्ट होंगे, क्योंकि फाइल्स जो यहाँ पर एक बात और आती है, एक होता है प्रोजेक्ट खराब और एक होता है इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट। आपने अगर इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट बनाया है तो आपको एग्जामिनर कह सकता है कि आपका प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है। या तो आप इसको कंप्लीट करें, हैंड टू हैंड वहां पर भी कंप्लीट करा सकता है, या फिर आपकी वो बहुत डांट लगा सकता है। एक होता है खराब बनाना, एक होता है इनकम्प्लीट। मतलब एक खराब का मतलब गंदी राइटिंग में आपने लिख दिया है उसको, मतलब जल्दी जल्दी रनिंग हैंड से बना दिया है, वो एक सिनेरियो अलग है। एक होता है इनकम्प्लीट, वो एक सिनेरियो अलग। तो अगर इनकम्प्लीट है तो बिल्कुल गलत ही है कहीं ना कहीं पॉइंट। वहां तो वो आपसे कह सकता है कि आपको मैं 6 मार्क्स ही दूंगा, जस्ट हाफ ही दूंगा, या कुछ भी सिनेरियो, या फिर हैंड टू हैंड वहां से आपसे करा सकता है। अगर रबिश हैंड राइटिंग में आपने बहुत डेकोरेटिव नहीं किया है, बहुत ज्यादा, उसको जनरली स्कूल टीचर्स कहते हैं आप डेकोरेटिव रखो, प्रोजेक्ट फाइल का इस्तेमाल करो, पेपर्स बहुत प्रिंटेड इस्तेमाल करो, ऐसा कुछ नहीं किया आपने, बहुत सिंपल सोवर सा प्रोजेक्ट बनाया है, तो वहां आपका वाइवा पे डिपेंड करेगा, वहां आपके प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब सर यहाँ पे बोला गया, एक और सवाल है मेरे पास, एक्सटर्नल के साथ ऑब्जर्वर भी होंगे क्या, और अगर होंगे तो क्या प्रैक्टिकल और हार्ड होंगे और स्ट्रिक्ट होंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्जर्वर तो जनरली क्या होता है, बोर्ड ने एक और नया फॉर्मेलिटीज अपॉइंट किया हुआ है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर पूरे टाइम कभी नहीं बैठता, ऑब्जर्वर तो सिर्फ चेक करने आता है कि प्रैक्टिकल सारे सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। वहाँ स्ट्रेंथ जो है, अगर स्कूल की 25 बच्चों की स्ट्रेंथ है, 25 की 25 प्रेजेंट है या नहीं, स्कूल कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा, तो एक वो जेन्युइनिटी चेक करने आता है। बाकी उसके आने से और ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता प्रैक्टिकल के पूरे ड्यूरेशन। सर मेरा तो एक यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि लास्ट ईयर न्यूज आ रही थी कि आप दूसरे स्कूल में जाके प्रैक्टिकल वाइवा देंगे, क्या इस बार कुछ ऐसी न्यूज है या अपने ही स्कूल में होगा प्रैक्टिकल वाइवा? नहीं, मतलब लास्ट ईयर ऐसा बोर्ड प्लान कर रहा था कि प्रैक्टिकल्स भी उसी सेंटर पे होंगे जिस सेंटर पे आपका सेंटर पड़ता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बोर्ड ऐसा सिर्फ प्लान कर रहा था क्योंकि इसको फिजिबली एप्लीकेबल कराना बहुत टिपिकल टास्क है, क्योंकि बोर्ड सेंटर के लिए जाता है जब बच्चा, तो जनरली बच्चा अपने आप भी जा रहा होता है, हर स्कूल के पास बसेस नहीं होती। बट अगर हम इसको इस लेवल पे बात करें, प्रैक्टिकल के लेवल पे, तो स्कूल को ले जाना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं बहुत टिपिकल प्रोसेस। और वहां क्या होगा, जेन्युइनिटी भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी।
तो ऐसा तो नहीं होगा। जो सिस्टम अभी तक चला आ रहा है, आपके सेम स्कूल में सेम सेंटर पे, होम बोर्ड सेंटर पे, वहीं पर एग्जामिनर आएगा, और जो एग्जामिनर होता है वो हमेशा आउट ऑफ द सिटी होता है, और वो एग्जामिनर कहाँ से आ रहा होता है, कौन एग्जामिनर होता है, वो किसी को नहीं पता होता। वो सारा कुछ डिसीजन बोर्ड का ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वो डिसाइड करता ओके सर। अच्छा सर, आप कुछ दो सवाल हैं जो मैं मर्ज करके पूछ रहा हूँ कि टीचर्स का एटीट्यूड कैसा होता है जो एक्सटर्नल आते हैं? फ्रैंक रहते हैं, नॉर्मल जैसे हम आप और आप मैं बात कर रहे हैं वैसे होते हैं, या स्ट्रिक्ट होता है? है। 90% केसेस में वो स्ट्रिक्ट ही होता है। 90% केसेस में वो स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि एक और चीज होता है, अगर हम रियलिटी की बात करें, फैक्ट्स की बात करें, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां पे एक इंटरनल एग्जामिनर है, वो भी अकाउंट्स का टीचर है, और वो जो एक्सटर्नल आ रहा है वो भी अकाउंट्स का टीचर है, तो वो अपने आप को ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं ज्यादा नॉलेजेबल हूँ एज कम्पेयर टू इंटरनल, एवरी एक्सटर्नल। और दूसरा सिनेरियो क्या है कि इंटरनल सोच भी रहा होता है कि कोई बात नहीं, आप ज्यादा स्मार्ट है, मैं थोड़ा कम स्मार्ट, क्योंकि वो चाहता है कि वो अच्छे अच्छे बच्चों को मार्क्स दे करके भी जाए कहीं ना कहीं। तो वो स्ट्रिक्ट बन के रहता है, और वो चाहता है कि वो स्ट्रिक्ट बन के रहे भी, मतलब वो उसको अलाउ भी करता है कि वो ज्यादा स्ट्रिक्ट ही रहे वहाँ। ओके। अच्छा सर, पूछा है कि एक वाइवा में, जैसे आपका 1-to-1 वाइवा हो रहा है या ग्रुप में वाइवा हो रहा है, तो जनरली टीचर्स कितने क्वेश्चंस पूछते हैं? जनरली क्वेश्चंस, देखो अगर फैक्ट्स की बात करें, यहाँ पर भी एक फैक्ट आ जाता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो 10 क्वेश्चन पूछेगा या 5 पूछेगा या 4 पूछेगा। होता क्या है रियलिटी में, जब वाइवा स्टार्ट होता है तब तो क्वेश्चंस की लेवल ज्यादा होती है, अच्छा। मतलब एग्जामिनर 5, 10, 15 क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, सॉल्व भी करा ले। तब वाइवा ड्यूरेशन आगे चला जाता है, मतलब 3-4 घंटे का वाइवा चल जाता है, उसके बाद एक लेवल आ जाता है जहां वो एग्जामिनर आपसे 1 या 2 या 3 क्वेश्चन पूछ रहा होता है। अब अगर एवरेज की बात करें तो जनरली एवरेज हम ले लें तो वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर एक चीज और भी है, स्टार्ट ये तो था अनऑफिशियल बात, एक अगर ऑफिशियल चीज पे आए, एग्जामिनर को अगर 2 या 3 क्वेश्चन में पता चलता है कि उस बच्चे की एक्सेलेंसी आ रही है, 100% उस बच्चे को कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज है, तो वो आगे क्वेश्चन नहीं भी करता है। अगर एग्जामिनर को लगता है कि उसने पहला क्वेश्चन पूछा कुछ नहीं आता, दूसरा पूछा कुछ नहीं आता, तीसरा पूछा कुछ नहीं आता, तो वहां कन्वर्सेशन लंबी जाती है, क्योंकि जैसे मैंने अभी तक बताया अपनी आधे घंटे के डिस्कशन में, एग्जामिनर हमेशा ट्राई करता है कि आप कुछ ना कुछ उसे बताओ, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, क्योंकि वो यहाँ इसलिए नहीं बैठा है कि आप कुछ ना बताओ, उसका पॉइंट ही ये होता है आप उसे कुछ ना कुछ बताओ, आपको जो कुछ भी आता है आप उसके बारे में रिवर्ट करो। तो अगर आपको नहीं आता होगा तो आपका डिस्कशन लंबा हो जाएगा, और वो आपसे शायद 5-6 से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा सर, अब एक सवाल सर, प्रैक्टिकल्स के समय लीनियर मार्किंग होती है या स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है? प्रैक्टिकल के समय ना लीनियंट होती है ना स्ट्रिक्ट होती है, जेन्युइन मार्किंग होती है जो उस टाइम पे सिचुएशन अराइज हो। मतलब एक सिचुएशन, बोलिए तो बोलिए। जो समय सिचुएशन है, एक आपकी पूरे साल की एकेडमिक परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं वो भी मैटर करती है, क्योंकि वो एक इमेज क्रिएट करती है उस इंटरनल एग्जामिनर के साथ। सर अब दो सवाल है जो मैं स्टूडेंट के एंगल से पूछ रहा हूं, जो हमने भी फेस कर रहे हैं और बच्चे भी हैं, कि कॉपीज का क्या करना है इस समय? कुछ टीचर्स हैं जो कह रहे कॉपीज लाओ, कॉपीज लाओ, कॉपीज लाओ, उसका क्या करना है? देखो कॉपी मतलब नोट मेकिंग इज फॉर यू, मतलब बच्चों के लिए ही कॉपीज का हम करेक्शन कराते हैं, कॉपीज को ही बनवाते हैं। अगर देखो फैक्ट के लिए आए तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, अगर सीबीएसई के उसमें आए तो कॉपीज के भी मार्क्स है, वहां सिर्फ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट के मार्क्स, वाइवा के मार्क्स, और अकाउंट्स में आ जाए तो वहाँ पेपर के मार्क्स, वहाँ कॉपीज को हाईलाइट नहीं किया है। तो अगर देखा जाए तो वो उस लेवल पे आपके मार्क्स नहीं काट सकते कहीं ना कहीं। बट सिचुएशन ये कि एज अ स्टूडेंट आपको कॉपी बनानी चाहिए, क्योंकि टीचर ने आपको पढ़ाया है, तो आपको अपनी कॉपियां भी प्रिपेयर करनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि इन्होंने पढ़ाया और अपने लेक्चर्स को प्रॉपर नोट डाउन ही नहीं किया, तो वो तो आपका खुद का गलत का फॉल्ट है, सर एज अ फॉल्ट है, आपको बनानी कुछ चाहिए। बच्चे मुझसे बोलते हैं सर हम क्या ट्यूशन की कॉपी दिखा सकते हैं? ऑब्वियसली तो गलत ही है, रॉन्ग ही है। बहुत से बच्चे दिखा भी देते हैं इन द एंड, कुछ नहीं तो वही सही। कुछ नहीं तो वही सही, बट इट रॉन्ग, एग्जैक्टली तो इट रॉन्ग है। मतलब इसको आंसर बताने से पहले बच्चों को भी पता है कि ये गलत ही है। हाँ।
मतलब ये है कि एक्चुअल में क्या है ना, बच्चे स्कूल में कम ध्यान देते हैं, वो ट्यूशन वगैरह पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और ट्यूशन में उनकी साफ सफाई भी होती है, तो ये कह सकते हैं कि कवर ववर चढ़ा के सजा कर दिखा दो। बिल्कुल इट रॉन्ग बट एग्जैक्टली तो इट रॉन्ग। एग्जैक्टली रॉन्ग, बट कर लो, कुछ कॉपी नहीं बनाई तो यही करना पड़ेगा। एग्जैक्टली एक्चुअली होता क्या है, बट इन द रियलिटी फैक्ट की बात करूं हम्म, कि अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनर ले रहा है और एक्सटर्नल एग्जामिनर ले रहा है, हम्म, तो एक्सटर्नल एग्जामिनर को प्रोजेक्ट से मतलब है और आपके वाइवा से मतलब, हम्म, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं ना इंटरनल एग्जामिनर ने पढ़ाया क्या है। हाँ, उसको थोड़ा पता है अगर कॉपी में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। आप उसके सामने कॉपी लेके गए भी तो वो ज्यादा से ज्यादा ये देख के बता सकता है कि अच्छा आपके यहाँ टीएस ग्रेवल पढ़ाई जाती है, ये हम्म, डीके गोयल पढ़ाई जाती है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं देखने वाला, हाँ, क्योंकि उसे तो सच में नहीं पता हम्म, कि किस टीचर ने क्या पढ़ाया है, और अगर उसमें वो क्वेश्चन मार्क कर भी नहीं सकता कि आपके क्वेश्चन में ज्यादा हो रखे हैं या कम हो रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा कहेगा कि आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं था, तो हम्म, वो थोड़ा जज होने वाला है। तो एग्जैक्टली बात करें तो अगर आपकी कॉपी में कुछ भी थोड़ा बहुत भी लिखा हुआ है ना, क्योंकि कॉपी करेक्शन तो इंटरनल एग्जामिनर का पार्ट है, हम्म। क्योंकि इंटरनल एग्जामिनर को अपने चीजें बेटर करने के लिए वो आपसे कह रहा है। अगर फैक्ट्स की बात करें तो एक्सटर्नल को तो मतलब ही नहीं है आपकी किसी कॉपी से, ना उसे पता है कि आप कॉपी में क्या लिखा। साहब एक सवाल ये मेरी तरफ से है कि अगर बच्चा प्री बोर्ड देता है या नहीं भी देता है, बाय चांस कोई प्री बोर्ड मिस हो जाता है, या स्कूल आजकल एक प्री बोर्ड, दो प्री बोर्ड, तीन प्री बोर्ड, चार प्री बोर्ड लेते हैं जस्ट टू एनहेंस परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, तो अगर कोई स्टूडेंट एक प्री बोर्ड देता है बाकी प्री बोर्ड नहीं देता है, तो क्या वो प्री बोर्ड ना देना बोर्ड के प्रैक्टिकल पर थोड़ा सा इफेक्ट डाल सकता है या नहीं डाल सकता? बोर्ड के प्रैक्टिकल पे इफेक्ट देखो, ये ना सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। हम्म। थोड़ा बहुत इफेक्ट डाल भी सकता है, थोड़ा बहुत इफेक्ट नहीं भी डाल सकता। वो इट मे बी और इट मे परफॉर्मेंस आ नॉट गई, इन सिचुएशन। नॉट फिट के एकेडमिक परफॉर्मेंस आ गई है, आपने पूरे साल भर टीचर के संग सिंसियरिटी दिखाई है, तो वो आपको इग्नोर भी कर सकता है ऐसा आपकी उस प्रॉब्लम को। एग्जैक्टली बिल्कुल यही है। आप पूरे साल भी नहीं पढ़े और आपने प्री बोर्ड भी देकर के नहीं आए, तो टीचर को 100% लगेगा कि आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो, आपकी परफॉर्मेंस खराब है, और उससे बचने के लिए आप ऐसा कुछ कर रहे हो। आपके एक्सक्यूज नहीं माने जाएंगे, और पूरे साल की आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी रही है और कोई सिचुएशन की वजह से आप प्री बोर्ड नहीं देने जा पाए हो, बट तो आपको नंबर मिल जाएंगे क्योंकि आपका पूरे साल का सिचुएशन अच्छा रहा। अच्छा सर, अब एक सवाल, क्योंकि आप स्कूल। एज पर द बोर्ड ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब इन बोर्ड के अकॉर्डिंग कोई रूल नहीं है कि अगर बच्चे ने प्री बोर्ड नहीं दिए या प्री बोर्ड की परफॉर्मेंस खराब है तो आप प्रोजेक्ट में भी नंबर कम दो, ऐसा कोई रूल। अच्छा सर, इसमें एक और मैं सवाल ऐड कर रहा हूँ, अदर देन बोर्ड प्रैक्टिकल बात है कि सर अगर कोई बच्चा प्री बोर्ड नहीं दे पाता है, तो क्या उसको ऐसा कुछ कोई रूल के वो रेगुलेशन है कि उसको बोर्ड में भी बैठने दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। हाँ, कोई ऐसा रूल है कि आप प्री बोर्ड नहीं दोगे तो आपको बोर्ड भी नहीं दे देने? ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि अगर बच्चा प्री बोर्ड नहीं दे पाता है हम्म। तो वो बोर्ड भी नहीं दे सकता, ऐसा कोई रूल। मतलब बस ये कि प्रेशराइज करने के ऊपर है कि बच्चा आके पेपर हाँ दे। ऐसा रूल जरूर है, बोर्ड ने सिर्फ एक ही रूल बनाया है, अगर बच्चे की 75% से कम अटेंडेंस है हम्म। तो वो बोर्ड नहीं दे सकता, मतलब उसका एडमिट कार्ड ही अलॉट नहीं। तो अटेंडेंस से बात आई कि इस बार क्योंकि 90% से ज्यादा सेशन जो है वो ऑनलाइन गया है, अभी स्कूल खुल गए हैं, डाउट क्लियरिंग क्लासेस हैं, तो क्या इस साल अटेंडेंस का इम्पैक्ट पड़ेगा बोर्ड एडमिट कार्ड इस पर? साल तो बोर्ड ने वैसे भी अटेंडेंस का बजट बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने अलाउ ऐसा, क्योंकि जब डाउट सेशन खुले हैं तो हम्म, वो भी क्या है परमिशन बेस पे है, हम्म, 100% नहीं है। हम्म। मतलब आपके अगर मम्मी पापा अलाउ करते हैं तो आप डाउट सेशन लेने जा सकते हो, अगर वो अलाउ नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। तो जब कंपल्शन ही नहीं है तो आपके पास ऑनलाइन क्लास का सिर्फ कंपल्शन है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, नलीफाइड हो जाता है ये क्वेश्चन की अटेंडेंस इस बार के लिए तो नलीफाइड ही ऑप्शन। तो क्या सर ये सीबीएसई रिस्पेक्टिव आप बता रहे हैं या फिर सारे बोर्ड्स की में भी यही रूलिंग है? जनरली सीबीएसई के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। ओके सर। तो मतलब इस समय अगर कोई टीचर या कोई स्कूल ये फोर्स करता है बच्चों को कि आप स्कूल में आके क्लास अटेंड करिए, प्रेजेंस दिखाइए, तो अगर बच्चा ना जाए तो उसका कोई बोर्ड के देने पर तो कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा ना? एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, बस प्रैक्टिकल पे थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस उतनी बेस्ट हाँ नहीं। एक क्वेश्चन और है जो आपने नहीं पूछा, मैं बता देता हूँ। अगर बच्चा प्रैक्टिकल देने भी नहीं जाता है हाँ, तो क्या होगा? वो तो तो फिर। उसको प्रोजेक्ट के मार्क्स कैसे मिलते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। जी 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 सर, बताइए।
ये किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, शायद मैं लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ उसे। जी। अगर बच्चा प्रोजेक्ट देने ही नहीं जाता है, हाँ। वो आराम से घर बैठता है, सोचता है कि स्कूल वाले अपने आप मुझे नंबर देंगे, हम्म। तो ये गलत बात है, ऐसा कभी नहीं होता। हम्म। स्कूल अपने आप से नंबर तो नहीं देता। हम्म। फिर क्या करता है स्कूल? स्कूल आप उस बच्चे की एब्सेंट मार्क करता है और बोर्ड को वो एब्सेंट भेज देता है। हम्म। मतलब स्कूल पहले तो कोशिश करता है, कन्विंस करने की कोशिश करता है, बच्चे से अगर कॉन्टेक्ट हो जाता है कि आप अभी भी, जैसे अगर प्रैक्टिकल भले 8 बजे चालू हुआ है, तो अगर एग्जामिनर 2 बजे तक है, तो स्कूल पूरी कोशिश करता है कि बच्चा कैसे भी करके 2 बजे तक किसी न किसी टाइम तक आ जाए। मतलब इस बात से एक और बात आ जाती है कि अगर मेरा बोर्ड का प्रैक्टिकल है और सर मैं लेट हो जाऊं, तो क्या मुझे प्रैक्टिकल देने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? हाँ, दिया जाएगा। मतलब वो ये आपको डांट लगा सकते हैं। तक एग्जामिनर स्कूल में प्रेजेंट है तब तक आपके पास मौका है प्रैक्टिकल देने का। बिल्कुल। हाँ, और अब आते हैं बात, मैं अपने क्वेश्चन पे ही आता हूँ। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं दे पाए, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं दे पाते, तो फिर क्या प्रोसेस होता है? फिर उसके बाद सिर्फ एक ही प्रोसेस बचता है, आपको दोबारा सीबीएसई पे साइट पे जाकर के अप्लाई करना होता है कि मेरा प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, किसी वजह से आपकी कोई मेडिकल इशू या ट्रेवलिंग इशू या जो भी आपके साथ इशू हुआ हो, फिर वो प्रैक्टिकल आपके शहर में भी नहीं होता। फिर वो प्रैक्टिकल जो सीबीएसई बोर्ड का जिस शहर में आप रहते हो, उस शहर का जो हेड ऑफिस होता है, वहां पर जाकर आपको प्रैक्टिकल देना होता है। जैसे मैं यूपी वेस्ट से बात कर रहा हूँ, मेरी टीचिंग लेवल यूपी वेस्ट है, मतलब आगरा है, और हम लोग का जो हेड ऑफ द सेंटर है वो नोएडा है। तो अभी 1 साल पहले नोएडा बना है, उससे पहले इलाहाबाद हुआ करता था। तो अगर किसी बच्चे का प्रैक्टिकल रह जाता था, तो उसको इलाहाबाद जाके अपना प्रैक्टिकल देना होता। तो अगर इस साल अगर कोई बच्चा बोर्ड का प्रैक्टिकल नहीं दे पाता है ड्यू टू एनी रीजन, तो उसको फिर जो आगरा ज्यूरिडिक्शन का जो भी मेन सेंटर होगा, जैसे आपने बताया नोएडा है, तो उसे फिर वहां तो उसको जाकर। नोएडा जाके प्रैक्टिकल देना। बिल्कुल सर, ये बात तो सबके लिए नहीं। मतलब ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, और वहां पर आपका स्पेसिफिक प्रैक्टिकल होगा, तो बेटर है ऐसी गलती तो आप करना ही नहीं, प्रैक्टिकल तो स्कूल में ही देना, वही बेटर। मतलब वहां पर आप किसी भी तरीके की लीनियंसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्ट एग्जैक्ट। और सर कुछ फाइनल पीस ऑफ एडवाइस जो आप खुद से देना चाहो प्रैक्टिकल देते समय, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पूछना रह गए हैं, आपको लगता है कि ये भी चीज पता होनी चाहिए बच्चों को, आप वो और बता दीजिए प्लीज। बेसिक ये है कि प्रैक्टिकल की अगर टिप्स की बात करें, अगर हम टिप्स पे आ जाते हैं कि बेटा टिप्स क्या है, प्रैक्टिकल की टिप्स यही है कि आप जिस भी चीज का प्रैक्टिकल देने जा रहे हो, एटलीस्ट और एटमोस्ट आपको एक चैप्टर तो अपनी बुक का अच्छे से याद कर ही लेना चाहिए, जिससे कि अगर एग्जामिनर आपसे बहुत टिपिकल क्वेश्चंस पूछ रहा है और आपको नहीं आता है, तो इन दी एंड आप कह सकते हो कि सर मुझे ये वाला चैप्टर अच्छे से आता है, ये वाले टॉपिक्स से मुझे सारे क्लियर हैं, आप यहाँ से आप कुछ भी पूछ सकते हो। दूसरी बात, आपको घबराना नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जामिनर जब ले रहा होता है, तो वो ये नहीं सोच के ले रहा होता है कि आपको किसी भी हालत में फेल ही करने वाला है। हाँ, वो स्ट्रिक्ट होता है, उसका बिहेवियर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, थोड़ा रूड भी हो सकता है, बट उसको 100% उसका अंदर से जो इनर व्हील थिंकिंग होती है वो यही होती है, बच्चा ज्यादा से ज्यादा बताए तो ज्यादा से ज्यादा सही करने की कोशिश करे। आपको गलत चीजें भी लग रही है, दूसरी बात एटीट्यूड की आती है, आपको लग रहा है कि इसका आंसर शायद मे भी हो या हो सकता है नहीं भी हो, फिर भी आपको अपनी चीजों को रखना चाहिए और वहां पर आपको बताना चाहिए। मतलब आप बिना डर के आपको वहां चीजें बोलनी चाहिए। आप ये सोचो नहीं कि सर ये गलत हो जाएगा तो मेरे नंबर कट जाएंगे या कुछ भी, ऐसा नहीं, आपको बोलना चाहिए। अपने को आपका जो भी लेवल है, जो भी इंटेलिजेंसी लेवल है, जितना भी आपने पढ़ा है, आपको अपने आप को प्रेजेंट वहां पर करना चाहिए। बस लास्ट यही है। और इन द लास्ट, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, मतलब बहुत टिपिकल ऑप्शंस होते हैं। अगर आपका एग्जाम छूट गया तो फिर आप ये नहीं है कि आपको स्कूल अपने आप नंबर दे दे। और सर बोर्ड अगर कोई किसी को किसी भी केस में अगर पॉसिबल ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कोई बच्चा है, वो ना स्कूल में एग्जाम देने गया, ना जैसे आपने बताया कि वो जो एरिया ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से ना नोएडा इवन इवन बहुत से बच्चों के दिमाग में ये होता है कि जनरली इनको एक प्रैक्टिस का पार्ट होता है कि अगर एग्जाम नहीं देना है तो हम मेडिकल लगाते हैं। तो यहाँ मेडिकल भी नहीं लगता। अगर आपने मेडिकल भी लगाया है, तो जब आप बेटर हेल्दी पोजीशन में आओगे तब जाकर के आपको नोएडा जाके पेपर देना होगा। मतलब इन एनी हाउ एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल इज कंपलसरी। कंपल्सरी। और अगर आप प्रैक्टिकल नहीं देते हो तो सर मैंने सुना है कंपार्टमेंट आ जाती है आपकी। एग्जैक्टली। आप प्रैक्टिकल नहीं दिया है तो आपका कंपार्टमेंट है। भले आपके 80 में से 80 आए हो एग्जाम में, लेकिन आपको तब भी कंपार्टमेंट में बिल्कुल, पड़ेगा। तो भी कंपार्टमेंट, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल इज डिफरेंट एग्जामिनेशन,
और एग्जाम इज डिफरेंट एग्जाम। तो सर की समरी ये है कि अगर आप प्रैक्टिकल में आपको अलग पास होना है, थ्योरी में अलग पास होना है, जैसे हमको ऑलरेडी बिल्कुल पता है, डेफिनेट लेकिन किसी टीचर ने ये नहीं बताया डेफिनेट कि आपने प्रैक्टिकल में अगर आप फेल हो गए तो जो आपका थ्योरी एग्जामिनेशन था वो अपने आप फेल माना जाएगा और आपको बिल्कुल डिपार्टमेंट का पेपर दोबारा देना पड़ेगा, भले ही आपके 80 में से 80 क्यों ना आए हो। एग्जैक्टली। आपको थ्योरी पेपर भी दोबारा देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल पेपर भी दोबारा देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम जो भी होगा, प्रोजेक्ट वाइवा। तो इसलिए प्रोजेक्ट वाइवा, प्रैक्टिकल वाइवा से रिलेटेड कोई भी छेड़खानी, कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करना आप लोग। देने तो जाना ही है। देने तो अटेंडेंस लगाकर आनी है एनी हाउ। एनी हाउ। थैंक यू वेरी मच सर, लव सर, आपने इतना टाइम निकाला शॉर्ट स्पैन में, एकदम सडन नोटिस पर आप आगे अपनी प्रेजेंस देने के लिए बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।